डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर आज ऑपरेशन मैनेजमेंट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रिप्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट। देखिए, कोई भी कंपोनेंट है, इवन आपके घर के कोई सामान है, एक समय के बाद आप उसको चेंज या एक्सचेंज करते हैं। एलईडी बल्ब भी क्यों ना हो, अब ये एक तो समय के बाद क्या होता है, खराब होता है ऑटोमेटिक। वह तो समय के साथ खराब होगा, और जब खराब हुआ तब आप इसको चेंज कर लेते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे बाइक है, आप एक लंबे समय तक उसको यूज करते हैं, फिर क्या होता है, परफॉर्मेंस डाउन होता है और आप फिर क्या करते हैं, अगेन चेंज करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से कारण है, चाहे वो प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, एक समय के बाद तो, ठीक ना, कहते हैं ना कई बार, एक मेरा अपना चैनल है जीवन दर्शन, आप यूट्यूब पे ही डॉक्टर जितेंद्र पांडे या इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो लास्ट में मिल जाएगा। उसमें मैं कई बार बोलता हूँ कि जीवन में भगवान का भजन ही एक ऐसा है जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी है, अर्थात समय के साथ जो खत्म नहीं होने वाला चीज है वह क्या है, भगवान का भजन है। इसके अलावा जो भी मेटेरियलिस्टिक चीजें आप देखते हैं दुनिया में, समय के साथ वो खराब होता है और उसको क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है। जैसे घर में आप पेंटिंग करा दिए, एक और एग्जाम्पल आप लीजिए, कितना सारा एग्जाम्पल है, ठीक है ना, एग्जाम्पल देना संभव ही नहीं है क्योंकि इतना सारा एग्जाम्पल है। आप कहीं भी देखिए तो पेंटिंग कराते हैं तो फिर दूसरे तीसरे साल में पेंटिंग कराना पड़ता है कि नहीं, ठीक है ना। आपके यहाँ बल्ब है या लाइटिंग है, चेंज करना पड़ता है कि नहीं, बाइक है, कार है, ठीक है ना, समय के साथ ये भी चेंज करते हैं, लेकिन कब चेंज करना है। अब क्वेश्चन आती है कि चेंज तो है बट कब, व्हेन यू हैव टू चेंज, कब चेंज करना है। सवाल ये नहीं है कि चेंज करना है, कब चेंज करना है, ठीक है ना, और क्या कंडीशन होगी उस कंडीशन में, ठीक है ना, क्या चेंज करना है, पर्टिकुलर उसका कोई पार्ट या पूरा का पूरा कंपोनेंट ही, ठीक है ना। तो या समय के साथ जो है उस प्रोडक्ट में कुछ वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा क्या। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग टीचिंग करते हैं तो एक समय था कि सिंपल चौक बोर्ड पर पढ़ाते थे, एक समय आया कि व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाने लगे, ठीक ना, एक समय आया जब स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाने लगे, क्योंकि समय के साथ चीज़ें चेंज होने लगी, ठीक ना। आज से 10 साल पहले भी मैं इसी पेज पे पढ़ाया करता था, आज भी इसी पेज पे पढ़ाया करता हूँ क्योंकि डिमांड है इसी पेज की, क्योंकि इसकी एक अपनी अलग खूबसूरती है, एक अलग जो है डिमांड है, तो इसका एक अलग फायदा है, ठीक ना। तो चीज़ें समय के साथ बदलती हैं, ठीक है। तो अब बात करें रिप्लेसमेंट, तो व्हाट एवर देर, अब चूंकि इंडस्ट्रियल पर्पज से पढ़ रहे हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट के पर्पज से पढ़ रहे हैं, तो हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में जो है सबसे इंपॉर्टेंट है इक्विपमेंट। तो समय के साथ इक्विपमेंट्स भी तो चेंज करना पड़ता है, मशीनें भी चेंज करनी पड़ती है, ठीक है ना। अब बोलिएगा सर वर्कर भी चेंज करना पड़ता है क्या, तो जी हाँ, वर्कर भी चेंज करना पड़ता है। यदि वर्कर अपने आप को क्या नहीं किया, अपडेट नहीं किया, तो लाइफ में अपने आप को डेली अपडेट मारते रहिए। मोबाइल में ही सिर्फ, अब मोबाइल को अपडेट करने से काम नहीं चलेगा, खुद को भी अपडेट करते रहिए, ठीक है ना। तो जो भी आपका इक्विपमेंट्स है, ठीक है ना, उसका यूज हम लोग क्यों करते हैं कि वह कोई एक प्रोडक्ट बनाए, और प्रोडक्ट क्या हो, प्रॉफिटेबल हो, ठीक है ना। प्रोडक्ट की जो है, जब कोई मशीन या प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट में समय के साथ जो है क्या क्या होना चाहिए, एक तो प्रॉफिटेबल होना चाहिए, ठीक है ना, प्रॉफिटेबल होना चाहिए। दूसरा कंपेटिटिव होना चाहिए, कंपटीशन में बहुत सारे प्रोडक्ट समय के साथ आएंगे, ठीक है ना। कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाए दुनिया में, यदि उसमें पैसा खूब है तो बहुत सारे लोग धीरे धीरे मार्केट में उतर जाते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन आ जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये सब कुछ के बाद, इन सब कुछ के उपाय के बाद, अब इसके लिए कंपनी क्या करती है, बहुत सारे उपाय करते रहती है, ठीक है ना। जैसे आप अपने दादाजी लोगों को देखेंगे तो वो भी कोलगेट पेस्ट किए हैं, पापा लोग भी किए हैं, हम लोग भी करते हैं, ठीक है ना। तो पेस्ट वही है, कोलगेट पेस्ट, लेकिन आप ध्यान देंगे तो ऊपर का लुक जो है चेंज हो गया। दादाजी के ज़माने में अलग था, पापा जी के ज़माने में अलग था, और हम लोग के ज़माने में अलग है, ठीक है ना। तो चीज़ें, दो चीज़ है, या तो अपडेट कर लीजिए प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट का या तो अपग्रेडेशन कर लीजिए समय के साथ, या वो मार्केट से आउटडेटेड तो हो ही जाएगा,
तो दो ही संभावना सिर्फ रहती है किसी भी प्रोडक्ट में, क्या, या तो अपडेट होने का या आउटडेट होने का। अब ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहती है। हर कंपनी चाहती भी है कि हम अपने प्रोडक्ट को अपडेट करते रहें, अपडेट करने के बाद भी जो है आउटडेटेड हो जाता है। इसके अनेक सारे कारण हैं, उन कारणों के ऊपर तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ में जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री में इक्विपमेंट्स हैं, मशीन है, वो भी तो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब चेंज करने के बहुत सारे कारण होंगे, ठीक है ना। तो रीजंस फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन। अब हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं अगले 15 से 20 मिनट, वह हम बात करेंगे किसकी, मशीन की, ठीक ना। बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत सारा इसमें कॉन्सेप्ट निकल करके आएगा, बहुत सारा कॉन्सेप्ट निकल करके आएगा। सबसे पहला तो समय के साथ कोई भी आपका मशीन हो, कोई भी आपकी मशीन हो, समय के साथ डिटोरिएशन इसमें होगा। डिटोरिएशन जो है होना ही होना है, डिटोरिएशन तो होगा। तो डिटोरिएशन होगा तो मतलब क्या है कि परफॉर्मेंस जो है प्रोडक्ट का वह क्या हो गया, डाउन हो गया। परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। जो एक्यूरेसी के साथ वो प्रोडक्ट बना पा रहा था वो नहीं होगा, ठीक ना। इक्विपमेंट्स में जो है, जो भी आपका इक्विपमेंट्स है या मशीन है, इक्विपमेंट्स है या मशीन है, ठीक ना, वह समय के साथ क्या हो जाता है, वियर एंड टीयर आ जाएगा उसके अंदर, वियर एंड टीयर आ जाएगा। उसके साफ्ट के मिस अलाइनमेंट भी हो जाते हैं, ठीक है ना, मिस अलाइनमेंट भी हो जाते हैं। यदि वो स्पीड वाला है तो स्पीड भी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसके चलते वह प्रोडक्ट जो है जो पहले उस हिसाब से दे रहा था उस हिसाब से वो नहीं देता है। जैसे बाइक जो आपको नए में परफॉर्मेंस देगी वो 10 साल के बाद थोड़ी ही देगी, बिल्कुल नहीं देगी। दूसरा कारण होता है ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलोसेंस। मार्केट से धीरे धीरे वो ऑब्सोलेट होने लगता है। क्यों कि चूंकि टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, टेक्नोलॉजी जो है चेंज हो रही है दिन ब दिन, डे टू डे टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी चेंजेज, ठीक है ना। मार्केट में नए नए जो है इक्विपमेंट्स आ रहे हैं। पहले लेथ मशीन होते थे, अब आजकल क्या आ गया है, सीएनसी लेथ आ गया है। सीएनसी में भी बहुत सारे टाइप हैं, बहुत सारे कंट्रोलर हैं, बहुत सारे कंट्रोल मैकेनिज्म हैं। तो चूंकि नए आता है, अब ये जो है इसके मुकाबले में कम्पीट नहीं कर पाता है, ठीक ना, क्योंकि इसका प्रोडक्शन स्पीड कम है, इसका प्रोडक्शन स्पीड बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक ना। तो आपको तो स्पीड चाहिए होगा, ठीक ना। फिर इस पे जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है इस वाले पे ज़्यादा है, इस वाले पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है। इस पे आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, सॉरी इसकी कम है, इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, ठीक ना। इसलिए जो है ये बिल्कुल काम सही कर रहा था, लेकिन जो है अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी के चलते, ठीक ना, ये हमको एडॉप्ट करना पड़ा सीएनसी। क्यों कि ये यदि हम करेंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, डिमांड को हम मीट नहीं कर पाएंगे, कंपटीशन में नहीं रह पाएंगे, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा एक कारण आता है इन एडिक्वेसी, इन एडिक्वेसी। इन एडिक्वेसी का मतलब क्या होता है कि एग्जिस्टिंग जो मशीन है, एग्जिस्टिंग मशीन में कोई खराबी तो नहीं है, ठीक है ना, बट वो इनएडिक्वेट हो जाता है। इनएडिक्वेट दैट मीन्स कि जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ मॉडिफाई किए वो इस मशीन पर नहीं हो पा रहा है, ये जो मशीन है इस पे काम नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल मिलिंग मशीन जो है, ठीक है ना, मिलिंग मशीन जो है वो ऑब्सोलेट नहीं हो रही, जरूरत तो आज ही बनी हुई है, लेकिन आज जो है वो गियर प्रोड्यूस करने में, मास गियर प्रोड्यूस करने में इनकेपेबल हो गई, इनएडिक्वेट हो गई है। इसलिए ऑटोमेटिक गियर मशीन जो है आ गए हैं, ऑटोमेटिक गियर कटर्स आ चुके हैं मार्केट में, ऑटोमेटिक गियर कटर। तो अब सवाल ये है कि ये जो मिलिंग मशीन है आपका, इस पे भी पहले गियर बनता था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आज भी बनते हैं कई जगह, लेकिन चूंकि ऑटोमेटिक गियर कटर आ गए हैं, इसकी इफिशियंसी क्या है,
बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो है इस पे काम करना अपने प्रॉफिट को रिड्यूस करने के जैसा हो जाता है, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिक गियर कटिंग के ऊपर आना हमारी क्या हो जाती है, मजबूरी हो जाती है। फोर्थ जो है कारण बनता है क्या, वर्किंग कंडीशन। अब क्या होता है कि पहले जैसे जो वर्कर इतना टफ जो है उसमें सिचुएशन में काम कर लेते थे, ठीक है ना, तो रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती थी टफ इन्वायरमेंट। अब आजकल क्या है, वर्कर भी जो है कंफर्ट जोन में रह करके काम करना चाहते हैं। पुराने लेथ मशीन पे 8 घंटा कौन खड़ा रहेगा आज की डेट में। आज तो स्टाइल ये हो गया है कि सीएनसी लेथ पर एक बार प्रोग्रामिंग किए और जा करके लंच वंच करके गपशप मार करके इधर उधर घूम करके आ गए और काम कर रहे हैं। दूसरा ये जो है कई बार हजार्डस भी होता था, इन्वायरमेंट के लिए भी पोल्यूशन क्रिएट करता था, फिर नॉइज पोल्यूशन भी तो होता था, ठीक है ना। तो इसके चलते फिर ये एक्सीडेंट होने के भी चांसेस रहते थे, ठीक है ना। तो इसके चलते चूंकि वर्किंग, अब ये सारी चीजें जो है आज का वर्कर भी नहीं झेल पाएगा। वर्कर भी चाहता है कि हम अच्छे से अच्छे कंपनी में काम करें जहां कम से कम हमें मेहनत करना पड़े। इसके चलते भी जो है मशीन को रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। तो बेसिकली रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन या रिप्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट की यदि बात करें तो उसके मेन ये 4 रीजन है, ठीक है ना। इसके अलावा भी जो है जब हम वर्किंग कंडीशन की बात करते हैं तो वहां पर जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो भी आइटम है उसकी निकालते हैं, वैल्यू ऑफ मनी निकालते हैं, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ। क्योंकि मशीन जो है, अब देखिए यहाँ पर लगता है इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स, थोड़ा सा इसको अलग से समझ लीजिए। क्या है, इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स। इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि अब आपको घर में एक एलईडी बल्ब लगाना है, ठीक है, और एक लगाए हैं आप जो पहले नीली वाली जो कलर की बल्ब आती थी, जो येलोइश लाइट होता था, ठीक है ना। तो ये ट्रेडिशनल बल्ब जो है आप लगाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें इस एलईडी की कीमत कितनी है, 400 रुपये मान लीजिए, और इसकी कीमत कितनी है, मान लीजिए कि 50 रुपीज। अब देखिए यहाँ पर 400 रुपये कीमत है, यहाँ पर अब दोनों 4 घंटे जलते हैं। इसकी जो है बिल आती है महीने की RS 100 रुपये और इसकी आती है RS 200, क्योंकि ये ज़्यादा बिजली खाता था। अब यहाँ पर क्या होता है कि RS 100 में और 200 में ये पैसा ज़्यादा तो लग रहा है, कितना लग रहा है ज़्यादा, 100 रुपये ज़्यादा लग रहा है। अब सवाल ये है यहाँ खरीदने में कैपिटल कॉस्ट कितना लग रहा है, 300 रुपये। यदि 300 रुपये का इंटरेस्ट हमें कितना मिल जाए, यदि 100 रुपये मिल जाए तो क्या जरूरत है हमें रिप्लेस करने की, जरूरत ही नहीं है। अरे बात समझ में, सिर्फ इकोनॉमिक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी पेट्रोल वाली बाइक है, ध्यान दीजिएगा, पेट्रोल वाली बाइक है, वह आपकी जो है आ रही है 1 लाख की, ठीक ना, 1 लाख की बाइक आई, और ये जो है आपकी ई बाइक जो है स्कूटी आ रही है मान लीजिए 1.5 लाख की, ठीक है ना, 1,50,000 की बाइक आई। अब इसमें पेट्रोल महीने में आपको लगता था 2,000 का, और यहाँ पर ई बाइक में जब आप इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करेंगे तो आपको लग रहा है 500 रुपया। तो अब आपको दिखता है कि भाई 1500 रुपया तो हमारा बच गया कि नहीं। लेकिन अब इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स क्या कहता है कि ये आपको 50,000 कैपिटल कॉस्ट में ज़्यादा भी तो लगे, तो 50,000 रुपये को कहीं ऐसे जगह इन्वेस्ट कर दो कि आपको मंथ का जो है 1500 रुपये इंटरेस्ट आ जाए। तो कुल मिला करके आपका खर्च तो उतना ही हुआ, 50,000 रुपया आपका सेव भी हो गया, 50,000 रुपया आपका सेव भी रहा, और इसके ऊपर 1500 रुपया इंटरेस्ट रेट भी आ गया। तो ये इकोनॉमिक्स यदि आप देखेंगे तो ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ, अब क्वेश्चन आता है, तो इसलिए भी कई बार हम लोग ई बाइक पे न जा करके पेट्रोल बाइक पे जाते हैं। लेकिन अब दूसरे पहलू, इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स यहाँ पर पास हो गया, लेकिन अब दूसरा जो पहलू है कि अब पेट्रोल रहेगा नहीं तो पेट्रोल बाइक चलाएंगे कैसे, सवाल ये है, ठीक है ना। तो ये एक दिक्कत आती है।
जब पेट्रोल रहेगा नहीं तो आप चलाएंगे किस चीज़ से, ठीक है ना। तो इसलिए मजबूरी है हमारा ई बाइक पे जाना, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, उसी तरह से ये तो हमने एक एग्जांपल दिया शॉर्ट में, उसी तरह से यहाँ पर वैल्यू ऑफ मनी की बात करते हैं। तो यदि टाइम इज मेजर कंटिन्यूसली देन द एवरेज एनुअल कॉस्ट विल बी मिनिमाइज बाय रिप्लेसिंग द मशीन when the average cost to date becomes equal to the current maintenance cost। और टाइम यदि डिस्क्रीट यूनिट में यदि हम बात करते हैं तो एवरेज एनुअल कॉस्ट जो यहां पर हम निकाले, दैट कैन बी मिनिमाइज बाय रिप्लेसिंग द मशीन व्हेन द नेक्स्ट पीरियड ऑफ मेंटेनेंस विल बी। क्योंकि जैसे जैसे मशीन आपकी पुरानी होगी वैसे वैसे क्या होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगा, ठीक है ना। तो अब इसका एक इक्वेशन आता है, उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, फिर अपन विदा लेंगे। मान लीजिए कि सी क्या है आपका, कैपिटल कॉस्ट है। कोई भी आप मशीन खरीदते हैं तो ये क्या है, कैपिटल कॉस्ट है। और ये जो है रनिंग कॉस्ट का, या आप कह ले मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट है, ठीक है ना, फॉर ए टाइम टी टाइम के लिए जो है। और एस जो है स्क्रैप या सेल्वेज वैल्यू है, स्क्रैप या सेल्वेज वैल्यू, क्योंकि पुरानी मशीन जब आप बेचेंगे तो कुछ तो उसका कीमत आएगा, ठीक है ना। और ये जो है मान लीजिए कि रिप्लेसमेंट एज है, क्योंकि हर मशीन का, जैसे बाइक का है तो उसका 15 साल एज है, कार है तो उसका 1 लाख किलोमीटर तक है, चाहे वो 5 साल में 1 लाख हो जाए या 15 साल में हो जाए, मैक्सिमम एज उसका 15 साल है। तो यहाँ से एक टोटल कॉस्ट करके आप निकाल लेते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको बताता हूँ, ये होता है कैपिटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू मतलब जो पुराना होगा बेचेंगे, अब प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट, ये आप निकालते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट। इसका न्यूमेरिकली आज यदि आप निकालेंगे तो ये आपका निकलता है कैपिटल कॉस्ट माइनस, ये लिखे थे स्क्रैप या सेल्वेज, ये स्क्रैप कॉस्ट, अब प्लस ये मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर टाइम टी, ठीक है ना। अब फॉर द गिवन एन क्या था आपका, रिप्लेसमेंट एज जो कंपनी ने बताया है, वो क्या हो गया, रिप्लेसमेंट एज। यहां से आप क्या निकाल लेते हैं, इसकी टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं एक तरफ, और दूसरे तरफ एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ओवर द पीरियड ऑफ एन ईयर्स भी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। यहां पर इसी को 1/n आप निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर n नंबर ऑफ, जो 15 साल या 20 साल के लिए दिया, c माइनस एस 0 to n r ऑफ t dt। ये हम फॉर्मूला आपको थोड़ा सा डायरेक्ट लिखे हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब हम निकालते हैं जो है ना ये n वाला इसके लिए, तो यदि r ऑफ n जिस दिन ये ATC ऑफ मतलब बोल सकते हैं n ये वाला, और ये r ऑफ n जितना n एज के लिए, रिप्लेसमेंट एज के लिए दिया है, वो यदि बराबर आ जाए तो उस समय हमें मशीन को चेंज कर ही देना चाहिए। जिस दिन ये बराबर आ जाए उसी दिन चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि एक तो रिप्लेसमेंट एज हो गया है, और दूसरा तरीका है कि जो है आपका जो एवरेज एनुअल कॉस्ट है, ठीक है ना, एवरेज एनुअल जो कॉस्ट आ रहा है वो नए मशीन से बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना। ये एक जनरल मेथड मैंने आपको बताया, ये एक जनरल मेथड आपको हमने बताया। एक और इसी तरह से डिस्क्रीट यूनिट आप निकालते हैं कई बार, यदि आप रिप्लेसमेंट का बहुत डिटेल में तो हम फार्मूला में नहीं जाएंगे, उसमें भी जो है टी को डिस्क्रीट वैल्यू मान करके निकालते हैं। ये जो है क्या है, मतलब कि टाइम इंपॉर्टेंट है, मशीन कितना चला। देखिए अब इसको समझिएगा, जैसे बाइक है, अब आप खरीदे तो बोलता है कि बाइक या तो 1 लाख किलोमीटर चल ले या 15 ईयर्स हो जाए, ठीक है। दोनों ही केस में रिप्लेस करना है, ठीक है ना, 1 लाख किलोमीटर। अब मान लीजिए कि आप बाइक खरीदे और आपने चलाया कितना, 10,000 किलोमीटर, कितने साल में, हर साल में मान लीजिए आप 1,000 किलोमीटर चलाते हैं तो 15 साल में कितना हो गया आपका, 15,000 किलोमीटर। अब कंपनी के हिसाब से 15 साल पूरा हो गया, ठीक है ना, चलाया लेकिन आपने 15,000, तो क्या करना चाहिए, बाइक बेच देना चाहिए क्या,
तो जी हाँ, यदि इसके हिसाब से आप चलेंगे तो बेच देना चाहिए। क्यों कि 15 साल के बाद ये कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ने लगेगा। अब मेंटेनेंस कॉस्ट कैसे बढ़ेगा? यदि नहीं बढ़ता है, ये लेस देन आता है, ठीक है ना, ये आर ऑफ एन ग्रेटर देन ए टी सी ऑफ एन नंबर, इसके लिए आ रहा है। इसका मतलब कि अभी आपको बेचने की जरूरत नहीं है, चेंज करने की जरूरत नहीं, आप चलाते रहिए। लेकिन यदि मेंटेनेंस कॉस्ट आपका ज़्यादा आने लगा, पेट्रोल ज़्यादा खाने लगी गाड़ी, उससे अच्छा है कि अब आप इसको रिप्लेस कर लो। तो शायद मेरी बात आप तक पहुंच रही होगी। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जहां आपको टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे ब्रिज है फॉर एग्जाम्पल, अब ब्रिज की एज है मान लीजिए 50 ईयर्स, और गाड़ी की भी जो है फ्रीक्वेंसी कुछ है, मान लीजिए जो है 1 मिलियन है। अब गाड़ी 1 मिलियन गई ही नहीं, साल में कभी 1-2 बार गाड़ी जाती है, लेकिन ब्रिज का एज कितना हो गया? 50 ईयर्स पूरा हो गया। यू हैव टू रिप्लेस। अब ये नहीं देखना है कितनी गाड़ी गई कितनी गाड़ी नहीं गई। बाइक वाले में तो ठीक है कि 15 साल भले हो गया, लेकिन गाड़ी आपकी ज़्यादा चली नहीं है, तो आप यहाँ से फॉर्मूला से निकाल लेते हैं कि भाई मेंटेनेंस मांग नहीं रही है गाड़ी, पेट्रोल ज़्यादा खा नहीं रही है, तो आराम से चलने दो जब तक चल रहा है। क्योंकि नए खरीदोगे तो 1 लाख रुपया लगेगा। एवरेज गाड़ी की कीमत जो है 1 लाख के आसपास है आज के डेट में, ठीक है। तो 2 चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, एक रनिंग, ध्यान दीजिएगा, एक रनिंग कॉस्ट के ऊपर एनालिसिस होता है, और एक टाइम जो है टाइम के ऊपर एनालिसिस होता है। जैसे ये ब्रिज का है, तो यहाँ पर ब्रिज वाले केस में टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए, थोड़ा सा लास्ट में हम बात कर लें कि रिप्लेसमेंट पॉलिसी। अब ये रिप्लेसमेंट पॉलिसी हम एक तरह से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। रिप्लेसमेंट पॉलिसी में अगेन 2 वैल्यू चीज आता है। एक आता है वैल्यू ऑफ मनी क्राइटेरिया, और दूसरा आता है आपका प्रेजेंट वर्थ फैक्टर क्राइटेरिया। प्रेजेंट वर्थ फैक्टर क्राइटेरिया, ये 2 चीज जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू ऑफ मनी क्राइटेरिया एंड प्रेजेंट वर्थ फैक्टर। अब देखिए वैल्यू ऑफ मनी क्राइटेरिया में इसको समझिए कि यहाँ पर क्या होता है, इफेक्ट ऑफ टाइम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इफेक्ट ऑफ टाइम। यहाँ टाइम इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, दैट इज बीइंग कंसीडर्ड। देन रिप्लेसमेंट डिसीजन एनालिसिस यहाँ पर काम करता है, ठीक है ना। जैसे आपको हमने एग्जांपल दिया था किसका? ब्रिज वाला, ठीक है ना, कि ब्रिज जो है उस पर गाड़ी चले या ना चले आपको चेंज करना है, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है ना, क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी यहाँ पर कम होते जाता है, कांस्टेंट रेट से कम होते जाता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं डिप्रिसिएशन रेशियो। ठीक है ना। अब डिप्रिसिएशन रेशियो निकालने का एक फॉर्मूला जनरली जो है 100/100 प्लस r टू द पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ एज हमने बता दिया था, और r मतलब कि पर ईयर कितना से रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, r इज द रेट ऑफ, ठीक है ना। तो इससे आपके क्या करते हैं कि डिस्काउंटेड कॉस्ट निकालते हैं। ये d क्या हो गया? डिस्काउंटेड कॉस्ट। तो अर्थात अब ये भी यहाँ से निकल जाता है कि रेट ऑफ डिटोरिएशन यदि मालूम है आपको, तो 5 साल 10 साल के बाद जो है, जो सामान आप 1 लाख का खरीदे हैं, ठीक है ना, 1 लाख का खरीदे हैं, वो 10 साल के बाद कितना में बेचना है। ये भी चीज़ यहाँ पर कि यदि आपने गाड़ी बिल्कुल ही नहीं चलाई, फिर भी कीमत तो गिरेगा, क्योंकि देयर इज डिप्रिसिएशन रेट। आज आपने कोई बाइक खरीदा 1 लाख का, आप बिल्कुल मत चलाओ, आप उसको 10 साल के बाद आप बेचने जाओ तो कितना में बिकेगा? इतना में बिकेगा क्या? कभी नहीं, क्योंकि दीज आर नॉट दी एसेट बोलते हैं मकान कहीं खरीदे तो मकान का कीमत कभी नहीं बढ़ता है, कीमत बढ़ता है जमीन का, क्योंकि जमीन दिन ब दिन घटते जा रहा है, जमीन कभी पुराना नहीं होने वाला है, जमीन की डिमांड बढ़ने वाली है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट। दूसरा एक कॉन्सेप्ट बताया था प्रेजेंट वर्थ फैक्टर,
कि प्रेजेंट में उसका क्या सिचुएशन है। जो हमने अभी आपको बहुत सारा चीज़ निकाल करके बताया था कि आप चूंकि रनिंग कर रही है इक्विपमेंट, रनिंग कॉस्ट निकालते हैं, तो रनिंग कॉस्ट ठीक है ना। अच्छा, कई बार हम लोग ये भी देखते हैं कि जैसे प्रेजेंट वर्थ फैक्टर यदि आप निकालते हैं तो एक फार्मूला होता है 1+r⁻n। अब इस फार्मूला को आप एक सेकेंड के लिए हो जाइए। देखिए, कई बार आप सुने होंगे कि भाई हमने जो है 10 लाख में ये मशीन खरीदा था, ठीक ना, लेकिन हमें मशीन की कीमत तो हमने निकाल ली है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑटो चालक ऑटो खरीदता है, मान लीजिए 2 लाख में ऑटो खरीदा और इसको 3 साल के बाद चलाया। 3 साल में इस 2 लाख के ऊपर एनुअल रिटर्न महीने में कितना आ गया, मान लीजिए कि 2000, तो महीने का तो 2000 ही आ रहा है। और 15 साल तक जो है वह कमा लिया। 15 साल में 2 लाख के जगह मान लीजिए 3 लाख कमा लिया। 15 साल के बाद जब बेचने जा रहा है तो 2 लाख का ऑटो जो है आपको 1 लाख में बिक रहा है। अब क्या चाहिए? तो ये प्रेजेंट वर्थ फैक्टर होता है। एक तो हम उस मशीन से जितना कमाना था कमा लिए, और दूसरा कह रहा है क्या, दूसरा क्या कह रहा है कि फिर भी हमें कुछ इसका वैल्यू मिल रहा है, ठीक है ना। दैट मीन्स कि मेंटेनेंस कॉस्ट इवन दो इज इंक्रीजिंग विथ टाइम एंड द मनी वैल्यू डिक्रीजेज विथ कांस्टेंट रेट, डिप्रिसिएशन वैल्यू जो है उसका कैसे निकालेंगे कि या तो रिप्लेस कर दें नेक्स्ट पीरियड कॉस्ट के लिए, जो वेटेड एवरेज है प्रीवियस कॉस्ट का उससे ज़्यादा निकल करके आएगा, या यदि मेंटेनेंस कॉस्ट कम है और आपका बाइक या जो भी इक्विपमेंट या जो भी मशीन है यदि रनिंग है तो लेट देम रन, उसको कुछ दिन तक और आप चलाएं, अनलेस अनटिल यू डू नॉट अचीव। ऐसा नहीं कि 15 साल में हमें बाइक बेचना है तो बिल्कुल ठीक ठाक है, चलने लायक है, फिर भी हम उसको उठा करके बेच दिए, नहीं। दैट यू हैव टू अवॉइड, दैट यू हैव टू कंटिन्यू टिल यू अचीव दिस, ठीक है, क्योंकि उसकी वर्थ फैक्टर तो है, ठीक है। सिर्फ टाइम वाला फैक्टर जो है सब जगह अप्लाई आपको नहीं करना है, क्योंकि वो हाइपोथेटिकल हो जाता है। हमने ब्रिज वाला एग्जांपल दिया, ठीक है ना, क्योंकि ब्रिज तो दिन ब दिन डिटोरिएट ही होना है, ठीक है ना। ब्रिज जो है आपको आगे थोड़े मजबूत थोड़े होते जाएगा समय के साथ, समय के साथ तो डिटोरिएट होना है। तो आज जो हम लोगों ने पढ़ा क्या, रिप्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट क्यों करना जरूरी हो जाता है, कई सारे कारण हैं, ठीक है ना। समय के साथ डिटोरिएशन जो है होता है, ऑब्सोलीट हो जाता है प्रोडक्ट में कुछ चेंजेज, कुछ नयापन लाना जरूरी है, ठीक है ना। कृष्ण भगवान भी गीता में यही कहते हैं ना कि एवरी लॉ ऑफ नेचर इज चेंजेबल एक्सेप्ट द लॉ ऑफ चेंज, चेंज इज बाय डिफॉल्ट, चेंज इज एवरीवेयर, चेंज इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। एब्सोलेंस इन एडेक्वेसी की बात करते हैं, वर्किंग कंडीशन जो है चेंज हो जाती है, ठीक है ना। फिर हमने इसमें कई सारा एग्जांपल दिया कि वैल्यू ऑफ मनी कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने डायरेक्ट फार्मूला लिखा है, इसका डेरिवेशन नहीं दिया है, और इसको हमने समझाने की भी कोशिश किया कि रिप्लेसमेंट ही करना है तो 2 कंडीशन हो सकता है कि भाई उसका समय पूरा हो गया हो, या मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ गया हो, या कोई मशीन खरीदे तो मशीन जितना में आप खरीदे उससे बहुत ज़्यादा पैसा आप कमा चुके हैं, लेकिन अब वो जो है आउटडेटेड हो रहा है, तो उसको हटा दो, स्क्रैप में भेज दो, ठीक है ना, और फिर नया मशीन खरीद लो। तो आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी वेरी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग विथ द सब्सक्रिप्शन ऑफ दिस चैनल, प्रमोटिंग दिस चैनल एंड लाइक और शेयर तो आप करते ही हैं। थैंक यू वेरी मच।